नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, सब अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है, अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में रह कर के बढ़िया से रोज़ हम लोगों के साथ बने रहकर नई बातों को सीख रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लर्निंग की इसी प्रोसेस में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था आपको कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज की प्रक्रिया या कह लीजिए आपकी सीखने की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करेंगे मिलर के एक्सपेरिमेंट से। आई थिंक आप डायग्राम देख करके शायद समझ गए होंगे। तो क्यों किया गया ये मिलर का एक्सपेरिमेंट, क्या आवश्यकता थी इस एक्सपेरिमेंट की और इसमें क्या क्या खास बातें थी, आइए इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट था, आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 43 और यो इवोल्यूशन का ये लेक्चर हो जाएगा 4th। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसकी चर्चा अगर करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ओपेरिन के सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण का जो चरण था उसके समर्थन में उसका जो प्रयोग किए गए हैं या उसका प्रायोगिक समर्थन, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ओपेरिन की रासायनिक उद्विकास का प्रायोगिक समर्थन। या हम लोग बात करेंगे कि प्रायोगिक समर्थन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं या मिलर व यूरे का प्रयोग। अब मिलर व यूरे का प्रयोग तो अर्थात बाई SL मिलर एंड हैरोल्ड यूरे। कब, तो आप कहेंगे 1953। ये कहानी आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो सिंपली यहां पर हम लोग बात करें तो आप देखिए मिलर व यूरे का प्रयोग SL मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने इसको किया। एक्चुअल में हैरोल्ड यूरे मिलर के टीचर थे और मिलर एक बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो सिंपली आप ध्यान दें कि हैरोल्ड यूरे का गाइडेंस था और मिलर ने ही मेनली ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए SL मिलर का प्रयोग के नाम से ये फेमस है। अब बात करेंगे हम लोग कि ऐसा इन्होंने क्या किया था। तो देखिए, यूरे ने जब ओपेरिन की बात को पढ़ा कि ओपेरिन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन ऐसे इनिशियल सब्सटेंसेस ने जब वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट किया तो कई तरह के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हो पाया। तो यूरे को एक बात समझ में आई कि पता नहीं ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं, क्यों ना इसको चेक किया जाए। तो यूरे ने अपने मिलर को, जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया, कहा कि जैसी कंडीशन ओपेरिन ने बताया है आदि वातावरण में, वैसी ही परिस्थितियों को तुम लेबोरेटरी में जनरेट करो, वैसी ही परिस्थितियों को लेबोरेटरी में पैदा करो और देखो कि यहाँ पर अपने आप किसी चीज़ का निर्माण हो पाता है कि नहीं। तो मिलर ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और इसमें आदि वातावरण के जैसी परिस्थितियों को यहाँ पर उन्होंने
पैदा किया। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, एक छोटा फ्लास्क लिया, ध्यान दीजिए क्या लिया, एक छोटा फ्लास्क लिया, और इस छोटे फ्लास्क में इन्होंने क्या लिया, इन्होंने ये देखिए लिया उबलता हुआ जल, इसको लिया, और यहाँ पर उबलते हुए जल, ये उबलता हुआ जल आदि वातावरण की किस परिस्थिति का अनुकरण कर रहा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आदि सागर का अनुकरण। जी हाँ, ध्यान दें, आदि सागर का अनुकरण था ये जो उबलता हुआ जल यहाँ पर लिया गया था वो। फिर अब सिंपल सी बात है कि जल उबलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, वेपर जनरेट होगा। और आप देखिए पहले तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से यहाँ पर आप देखिए क्या किया था, यहाँ से पूरी एयर को निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था, पूरी एयर को निकाल दिया था, जिससे कि यहाँ पर निर्वात का बनना, निर्वात बनाने की कोशिश की गई थी इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से एयर को पूरी तरह से निकाल करके। इसके बाद जब एयर निकल गई थी तब यहाँ पर कुछ इनिशियल चीज़ों को रखा गया था, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, ये चीज़ें रखी गई थी कहाँ पर, इस बड़े वाले फ्लास्क में। इन चीज़ों को लिया था और इन गैसेस के साथ किसको सर्कुलेट किया था, देखिए जल वाष्प को, जल वाष्प को लिया था। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे उच्च तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो आप कहेंगे यहाँ पर आदि वातावरण की ताप का अनुकरण। जी हाँ, ध्यान दीजिए, आदि वातावरण के ताप का अनुकरण, ये चीज। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ ये क्या है, तो ये है आप देखिए विद्युत स्पार्क। ध्यान दीजिए, विद्युत चिंगारी या विद्युत स्पार्क जनरेट करवाया था, और किसकी सहायता से, तो आप देखिए उच्च विभव इलेक्ट्रोड, इनकी सहायता से, आप ध्यान दीजिए, इनकी सहायता से इन्होंने विद्युत स्पार्क जनरेट करवाया था। अब यहाँ पर विद्युत स्पार्क का जनरेट होना, ये किसका अनुकरण था, तो सिंपल कहेंगे, आप ध्यान दें, बादलों से विद्युत तड़ित का अनुकरण। ये बात थी, यहां पर आप ध्यान दें, बादलों से विद्युत तड़ित का अनुकरण, ये था। अब इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये क्या है, ये यहां पर लगाया गया था संघनक या कंडेंसर। तो यहां पर आप देखेंगे ये था संघनक या कंडेंसर। अब संघनक क्या कर रहा था, इसमें देखिए ठंडे जल का एंट्री करवाई जा रही थी,
और यहाँ से गर्म होकर के जल वापस निकल रहा था। तो जो चीज़ें इसमें सर्कुलेट कर रही थी उन चीज़ों को ठंडा करके वाष्पीय अवस्था से तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में ये परिवर्तित कर देता था। तो ये असल में किसका अनुकरण कर रहा था? आदि वातावरण में होने वाली समय समय पर जो बारिश होती थी उस बारिश या उस रेन को ये कॉपी कर रहा था, उसका अनुकरण कर रहा था। अर्थात वर्षा का अनुकरण। वर्षा का अनुकरण, ये कहानी यहां पर पाई जाएगी इस तरह से। अब इसी के साथ यहां पर आप देखेंगे क्या, ट्रेप में जल व सरल कार्बनिक पदार्थ। अब सवाल उठता है कि ये सरल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे? तो सरल कार्बनिक पदार्थों में बच्चों यहां पर शामिल थे सरल अमीनो अम्ल, सरल अमीनो अम्ल, यूरिया, मैं हिंदी में ही लिख दूं इसको, तो यहां पर आप देखेंगे यूरिया और लैक्टिक अम्ल, इस तरह के पदार्थ यहाँ पर बन करके तैयार हुए थे। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने, मिलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला में एक छोटे और एक बड़े फ्लास्क को जोड़ दिया, जोड़ करके एक प्रायोगिक उपकरण बनाया जिसके भीतर इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के साथ जल वाष्प को लगभग 3 सप्ताह तक, कहीं कहीं पर 18 दिन मिलता है, कहीं कहीं पर 3 सप्ताह मिलता है, तो लगभग 3 सप्ताह तक संचरित करवाया। कैसे? उच्च तापमान, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान तथा उच्च विभव इलेक्ट्रोड की सहायता से उत्पन्न किए गए विद्युत स्पार्क की उपस्थिति में जब इन चारों पदार्थों को संचरित करवाया गया लगभग 3 वीक तक, तो देखा गया कि अपने आप इन सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो करके यहाँ पर इनको मिला। तब यह बात साबित हो गई कि ओपेरिन ने जो रासायनिक उद्विकास की बात कही थी वह रासायनिक उद्विकास की बात लगभग पूरी तरह से सत्य पाई गई। क्लियर है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट का यही फायदा मिला, यही बेनिफिट मिला कि मिलर के द्वारा निर्जीव पदार्थों से जो कार्बनिक अणुओं के निर्माण की बात हो पाई, उन्होंने बताया था, वो बात सही साबित हो गई। समझ गए? फिर इसके बाद में आप ध्यान दें, अब इसके बाद में सवाल एक और उठता है कि अगर उस समय ऐसा था तो आज की डेट में समुद्र में ये सारे पदार्थ अपने आप क्यों नहीं बन जाते? आज भी तो भाई समुद्र है ना, आज भी तो उसमें समझ लीजिए कि इनका निर्माण हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि इनका निर्माण अब क्यों नहीं हो पाता? क्यों उस समय ऐसे वातावरण में ये निर्माण हो गया था? कौन सी ऐसी कंडीशन है कि तब थी और अब इनके निर्माण के लिए नहीं रह गई है? तो इसी को साबित करने के लिए, इसी को खोजने के लिए मिलर ने ऐसा ही एक प्रयोग और किया था। जस्ट ऐसे ही इसी तरह का एक प्रयोग और किया था। उसमें कुछ चीजें अनुपस्थित थी, जैसे यहां पर जल को हीट करने की व्यवस्था नहीं थी, और यहां पर ध्यान दें, अब हीट करने की व्यवस्था नहीं है तो उच्च तापमान भी नहीं रहेगा, और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे उच्च विभव इलेक्ट्रोड के द्वारा स्पार्क भी जनरेट नहीं करवाया गया था। ये तीनों चीजें नहीं थी, बॉइलिंग वाटर नहीं था, उच्च तापमान नहीं था, और वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं था। तो जब ये तीनों नहीं थे तो एक लाइन में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि
ऊर्जा का स्रोत नहीं था, ऊर्जा का स्रोत अनुपस्थित था। जी हाँ, फिर उन्होंने देखा कि 3 वीक तक इस एक्सपेरिमेंट को करने पर बिना ऊर्जा की कुछ निर्माण यहां पर नहीं हो पाया। इससे यह बात साबित हो गई कि अपने आप से इन पदार्थों के निर्मित होने के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा का उपस्थित होना, ऊर्जा के स्रोत का होना अत्यंत आवश्यक है। समझ गए ना? तो ये बात, तो अब जरा सोचिए कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट मिलर ने इसी के सापेक्ष किया था, जिसमें एनर्जी नहीं थी, कोई निर्माण नहीं हो पाया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहेंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट या नियंत्रण प्रयोग। क्या नाम देंगे बच्चों? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट या नियंत्रण प्रयोग नाम देंगे उसको। समझ रहे हैं ना? तो ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ थी। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, कैसे आपको लिखना है। तो इसमें आपको यही लिखना है, हम लोग ये स्पेस यूज करेंगे लिखने के लिए। तो इसमें आप लिखेंगे मिलर ने यूरे के निर्देशन में या निर्देशानुसार एक प्रायोगिक उपकरण बनाकर इसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर, बताइए 800 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर क्या बनाया? तो सिंपली आप कहेंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन को जल वाष्प के साथ उच्च विभव विद्युत चिनगारी की उपस्थिति में ध्यान दें, इसकी उपस्थिति में बताइए क्या कंडीशन होगी? तो सिंपली आप कहेंगे उच्च विभव विद्युत चिनगारी की उपस्थिति में लगभग 3 सप्ताह तक संचरित करके कई सरल कार्बनिक यौगिकों की कृत्रिम निर्माण को प्रमाणित किया। कृत्रिम निर्माण को प्रमाणित किया। ये कहानी आप देख पाएंगे इस तरह से। अब सवाल ये उठती है, ध्यान दें, सवाल ये उठता है कि कौन से थे? तो आप लिखेंगे जैसे सरल अमीनो अम्ल। अब सवाल उठता है कि सरल अमीनो अम्लों में कौन कौन से थे?
तो यहाँ पर आप कहेंगे जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलैनिन, एस्पार्टिक अम्ल, तो ये हो जाएंगे। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बना था इस एक्सपेरिमेंट में, किस अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हुआ था, और इसका आंसर आता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इसलिए दिया होता है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड एक जटिल अमीनो अम्ल माना जाता है। तो सरल अमीनो अम्ल बने थे, अब ग्लूटामिक एसिड जटिल अमीनो अम्ल है, इसलिए ग्लूटामिक एसिड को इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसी के साथ साथ हम देखेंगे सरल अमीनो अम्ल, इसके साथ साथ आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे HCN, फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे यूरिया, आदि। इनका निर्माण इन्होंने दिखाया। अब सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, आदि वातावरण की परिस्थितियों का अनुकरण किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे अगला पॉइंट क्या लिखना है कि इस प्रयोग में आदि वातावरण की परिस्थितियों का अनुकरण किया गया था। अतः इस प्रयोग को अनुकरणीय प्रयोग ब्रैकेट में यहां पर आपको लिखना होगा सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। भी कहते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे अनुकरणीय प्रयोग या सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ना कि ये कंडीशन हम लोग बात करें कि ये कंडीशन बनी थी। इसके बाद में ऐसे ही अनुकरणीय प्रयोग कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी किए हैं, जिसमें संचरित किए जाने वाले पदार्थों में थोड़ा परिवर्तन करके यहाँ पर अन्य तरह के पदार्थ भी आर्टिफिशियली प्राप्त किए गए हैं या कृत्रिम रूप से प्राप्त किए गए हैं। तो ध्यान दें, इस प्रयोग के इसमें हम लोग देखेंगे एक पॉइंट और देखेंगे, मिलर ने ऐसा ही एक नियंत्रण, मैंने आपको बताया था नियंत्रण प्रयोग की बात बताई थी मैंने आपको जब पास्चर का एक्सपेरिमेंट बताया था उस समय, कि नियंत्रण प्रयोग वह होता है जो मुख्य प्रयोग के जैसा ही होता है, परंतु इसमें मुख्य प्रयोग की तुलना में एक या एक से अधिक घटक अनुपस्थित रखे जाते हैं। और इसका महत्व क्या होता है कि मुख्य प्रयोग का जो परिणाम होता है उस परिणाम की सत्यता को परखने के लिए ये नियंत्रण प्रयोग किए जाते हैं। तो मिलर ने ऐसा ही एक नियंत्रण प्रयोग भी किया।
जिसमें ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित थे। जिसमें ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित थे। ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सोर्सेज नहीं थे। समझ रहे हैं ना? अब बताइए उसमें कोई निर्माण हुआ होगा? तो लिखेंगे अतः इसमें पदार्थों का कृत्रिम निर्माण नहीं हो पाया था। ये पदार्थों का कृत्रिम निर्माण नहीं हो पाया था। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये कहानी हो जाएगी। इस तरह से मिलर के एक्सपेरिमेंट को बच्चों आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के कि अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक लास्ट लाइन और हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर नोट करके। तो नोट करके एक लास्ट लाइन देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि क्या साबित हो पाया था जी? इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि ओपेरिन की जो रासायनिक उद्विकास की बात थी वह पूरी तरह से लगभग सत्य थी। तो इसमें आप लिखेंगे इस प्रयोग से ओपेरिन की रासायनिक उद्विकास की बात लगभग पूरी तरह से सत्य प्रमाणित हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी होती है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखें कि ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था और मिलर के एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रमाणित किया वो आप समझ गए। तो एक अच्छा खासा टॉपिक इवोल्यूशन से ये भी है या कह लीजिए ओरिजिन ऑफ लाइफ से है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे जो हॉट टॉपिक्स हैं वो केवल दो हैं, एक तो मिलर का ये एक्सपेरिमेंट और लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जो टॉपिक है वो ओपेरिन की ये थियरी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ में वो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या हो पाया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये डायग्राम बना लेंगे बच्चों। ये सारी बातें आप लोगों ने लिख लिया होगा और इसको पढ़ेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आगे की बात। हाँ जी, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या आगे की बात करते हैं। तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप की बात करें तो यहाँ पर लेंगे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थों का निर्माण।
जी हाँ, इसको आप कहेंगे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इसमें आप देखिए, तो इसमें आपको सिर्फ इतना कहना है कि ओपेरिन के अनुसार देखना है कि ओपेरिन ने क्या बताया। इन्होंने कहा कि सरल रासायनिक अणुओं के जुड़ने या बहुलकीकरण से जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो इसमें आप लिखेंगे सरल रासायनिक पदार्थों के या सरल कार्बनिक रासायनिक पदार्थों की सरल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ। तो आगे इनका जुड़ना या बहुलकीकरण बहुलकीकरण का अर्थ ये होता है एक ही तरह की इकाई अगर बार बार जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाए तो उस श्रृंखला को बहुलक कहेंगे और उस श्रृंखला के निर्माण को बहुलकीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, तो ये जुड़ करके आपस में एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं अमीनो एसिड की। तो इसे एक यूनिट को क्या कहेंगे, अलग अलग यूनिट क्या हैं, अमीनो एसिड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये अमीनो एसिड्स हैं सपोज करिए, और इन्होंने आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना ली, तो इसे कहेंगे कि अमीनो अम्लों की बहुलक श्रृंखला। और ध्यान दें, इस प्रक्रिया को कहेंगे बहुलकीकरण। जैसे आपने देखा होगा एक ट्रेन कैसे बनती है, कई डिब्बों से मिलकर के बनती है, कई कोचेज से मिलकर के बनती है। तो ट्रेन को हम लोग कोचेज की बहुलक श्रृंखला या पॉलीमर चेन कह सकते हैं, और उसके निर्माण की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इनका जुड़ना या बहुलकीकरण। तो इसको आप देखिए कि जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण। तो ये कहानी होगी, इस तरह से आप देखेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपली हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब कैसे, तो आप देखिए, जैसे देखिए अमीनो एसिड्स, इनका हम बात करेंगे, इनका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन अर्थात क्या, बहुलकीकरण, समझ रहे हैं ना। तो इनके पॉलीमराइजेशन से क्या निर्माण हुआ, तो आप कहेंगे प्रोटीन्स का निर्माण हो गया। इसी तरह से हम लोग बात करें तो यहां पर आप देखिए मोनोसैकेराइड्स। अब इनके पॉलीमराइजेशन से इनके बहुलकीकरण से क्या निर्माण हो गया, तो आप कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स, इनका निर्माण हो गया। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी कि अमीनो एसिड मोनोसैकेराइड। अब इसी तरह से आप देखिए
फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, इनके जुड़ने से निर्माण हुआ फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां पर मैंने पॉलीमराइजेशन नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आप ध्यान दें कि इनका जो जुड़ना होता है ये समान प्रकार की इकाइयां नहीं हैं, अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं, इसलिए इनके जुड़ने को हम पॉलीमराइजेशन नहीं कह सकते। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण तभी कहेंगे जब एक ही तरह की इकाई बार बार आपस में जुड़ रही हो। तो यहां हमने वो शब्द यूज नहीं किया। इसी तरह से आप देखिए कि न्यूक्लियोटाइड्स, अब न्यूक्लियोटाइड्स का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो यहां पर आप देखिए पॉलीमराइजेशन, तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, आइए उस पर हम बात करें। तो इनके पॉलीमराइजेशन से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण हो पाता है। किसका निर्माण जी? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हो पाता है। और न्यूक्लिक एसिड में आते हैं कौन? तो यहां पर आते हैं देखिए आरएनए एंड डीएनए। अब ये बात आ गई आपके सामने। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि इन विभिन्न पदार्थों का निर्माण हो पाया। और इसके साथ ही यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां नोट करके लिखेंगे, समय समय पर होने वाली वर्षा के कारण यह सभी पदार्थ आदि सागर में घुल जाते थे। आदि सागर में घुल जाते थे। अतः आदि सागर में इनकी अधिकता थी, समझ रहे हैं ना? इसीलिए उस आरंभिक आदि सागर को हेल्डेन ने क्या कहा है? हॉट डाइल्यूट सूप कहा है। तो आप ध्यान देंगे इसीलिए आदि सागर को वैज्ञानिकों ने यह कहा है, वैज्ञानिकों ने यह कहा है। तो क्या कहा गया है यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे गर्म व पतला सूप। तो गर्म व पतला सूप की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये किसने कहा है? बाय हेल्डेन। इसी तरह से आप देखेंगे पूर्वजीवी सूप बाय ओपेरिन व छोटा गर्म तालाब। बाय डार्विन।
तो इस तरह से हॉट एंड डाइल्यूट सूप हेल्डेन ने कहा, प्राइमोर्डियल सूप ओपेरिन ने कहा, और स्मॉल लिटिल, ध्यान दें, स्मॉल एंड वार्म पाउंड या स्मॉल लिटिल पॉन्ड, ये कहा गया किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि इस तरह से वैज्ञानिकों ने उस आदि सागर को ये कहा है। और ये कहे जाने का कारण क्या है? क्योंकि उस समय आदि सागर में अत्यधिक मात्रा में इस तरह के पदार्थ बन करके घुलित हो गए थे, और इन पदार्थों के आदि सागर में घुल जाने से आदि सागर का जो रासायनिक संयोजन था वो लगभग उस प्रकार का था जैसे कि आप सूप पीते हैं तो उसका रासायनिक संयोजन होता है वैसा। क्लियर है? तो ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में आगे की बात को जारी रखेंगे। अब एक बड़ा सवाल था, ध्यान दीजिए, जिसका उत्तर खोजने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे प्रोटीन, डीएनए व आरएनए के निर्माण का क्रम तो ये कहानी हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग समझें इसको कि प्रोटीन, डीएनए व निर्माण का क्रम, एक बड़ा कन्फ्यूजन था साइंटिस्ट के बीच में। साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रोटीन पहले आई या डीएनए पहले आया या आरएनए पहले आया। क्यों? क्योंकि इन तीनों का निर्माण होने के लिए एक दूसरे पर निर्भरता होती है। जैसे डीएनए रहेगा तभी डीएनए से आरएनए बन पाता है, तो और आरएनए अगर रहेगा तभी आरएनए पर प्रोटीन का निर्माण हो पाता है, और प्रोटीन के रूप में अगर एंजाइम रहेगा तभी उस एंजाइम की उपस्थिति में या प्रोटीन की उपस्थिति में डीएनए का निर्माण हो पाता है। अर्थात ये एक ऐसा सवाल था जैसे कि आप लोग आपस में पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई कहता है कि पहले अंडा आया था तो आप कहते हैं कि मुर्गी नहीं थी तो अंडा कहाँ से आ गया। और अगर कोई बाई चांस कह दिया कि पहले मुर्गी आई, तब आप कहते हैं कि अंडा नहीं था तो मुर्गी कैसे आ गई, ठीक है ना। कुछ वैसा ही ये क्वेश्चन था कि जब कोई कहता है कि पहले डीएनए आया तो लोग पूछ लेते हैं कि डीएनए निर्माण को कैटेलाइज किसने किया, उसके लिए तो प्रोटीन के रूप में एंजाइम चाहिए। तो सामने वाला कहता है अच्छा पहले तो एंजाइम आया होगा। तो फिर सामने वाला पूछता है कि यार जब आरएनए नहीं था तो बिना आरएनए के एंजाइम कैसे आ गया, प्रोटीन कैसे बन गई। तब सामने वाला कहता है अच्छा तो पहले आरएनए आ गया होगा। तब आप उससे पूछ सकते हैं कि यार डीएनए नहीं था तो आरएनए कैसे बन गया, आरएनए का निर्माण तो डीएनए पर ही होता है। तो ये बड़े सवाल थे। तो इस पर साइंटिस्ट एग्री नहीं हो पा रहे थे कि एक्चुअल में क्या पहले आया और किस क्रम में इनका निर्माण हुआ। लेकिन कुछ समय पहले जब राइबोजाइम्स की खोज हुई, राइबोजाइम्स का निर्माण हुआ, राइबोजाइम्स को खोजा गया, तब ये माना गया कि नहीं, सबसे पहले संभवतः राइबोजाइम का निर्माण हुआ था। अब सवाल उठता है कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बात करें राइबोजाइम्स क्या होते हैं। तो राइबोजाइम्स ऐसे आरएनए होते हैं जो स्वयं के निर्माण को उत्प्रेरित कर लेते हैं, जो अपने ही निर्माण की प्रक्रिया का उत्प्रेरण कर लेते हैं, अर्थात स्व उत्प्रेरकीय आरएनए होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है जी, स्व उत्प्रेरकीय आरएनए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं ये, स्व उत्प्रेरकीय आरएनए। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं
कि ये होते हैं स्व उत्प्रेरकीय आरएनए। तो क्यों स्व उत्प्रेरकीय आरएनए कहेंगे? क्योंकि ये अपने स्वयं के निर्माण का उत्प्रेरण कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्व उत्प्रेरण किया, अर्थात ऑटो कैटालिसिस ये किया। तो ऑटो कैटालिसिस से क्या बने होंगे? राइबोजाइम्स, और इन्हीं राइबोजाइम के निर्माण के समय कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ एरर हो गए होंगे, कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे, तो सामान्य आरएनए का भी निर्माण हुआ होगा एंड नॉर्मल आरएनए, और इसी नॉर्मल आरएनए पर जब ट्रांसलेशन हुआ होगा तब प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा। इस पर क्या हुआ होगा? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हुआ होगा तो क्या बनी होगी? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स या एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स ने कैटेलाइज किया हुआ होगा, अर्थात यहां पर ध्यान दें, उत्प्रेरण किया होगा किसका? तो डीएनए सिंथेसिस को। किसका उत्प्रेरण किया होगा? डीएनए सिंथेसिस या डीएनए निर्माण को उत्प्रेरित किया होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इनके निर्माण के क्रम में हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे, सीधा कहेंगे आप, राइबोजाइम्स की खोज से वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने माना कि यह क्रम संभवतः निम्नलिखित था। संभवतः निम्नलिखित था। तो आप देखेंगे कि क्या निम्नलिखित था, तो उसको हम लोग समझें, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तो ये था सबसे पहले राइबोजाइम्स या आरएनए। तो आगे लिखेंगे अर्थात क्या? अब सिंपल वे में हम बात करेंगे, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज थी, तो सिंपल वे में बात करें तो आरएनए से प्रोटीन्स और फिर डीएनए, ये निर्माण का क्रम संभवतः था आदि सागर में। तो सबसे पहले क्या बने थे? सबसे पहले संभवतः आरएनए बने, फिर उसके बाद में प्रोटीन्स या एंजाइम्स बने, और फिर उसके बाद में इनके द्वारा डीएनए का निर्माण हो पाया। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जानते रहें और समझते रहें। तो ये कहानी हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कर लिया। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पर आएंगे और वो होगा जैविक उद्विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इस थियरी का जो दूसरा पार्ट है उस पर हम लोग आ जाएंगे, क्या? जैविक उद्विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन।
तो बच्चों जैविक उद्विकास में हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। या सबसे पहले हम लोग देखें कि जैविक उद्विकास के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं या जैविक विकास की आवश्यकताएं हैं उन पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी। तो सिंपली यहाँ पर हम देख पाएंगे नंबर 1, आइए देखते हैं। तो पहली बात आवश्यकता होगी अपचायक वातावरण। अपचायक वातावरण जो निर्मित कार्बनिक यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करता है। निर्मित कार्बनिक यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करता है। ये कहानी हो गई। दूसरे नंबर पर हम लोग देखें तो क्या कहानी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो हो गया अपचायक वातावरण। दूसरा, माध्यम में पर्याप्त ऊर्जा का माध्यम पर्याप्त ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता। पर्याप्त ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता। लीजिए ये हो गया। तीसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट। तो इसमें आप कहेंगे माध्यम में स्व प्रतिकृतिकरण वाले यौगिकों का होना, अर्थात स्व प्रतिकृतिकरण प्रदर्शित करने वाले यौगिकों का होना, जैसे राइबोजाइम्स एंड डीएनए। इस तरह से इसी के साथ साथ आगे हम लोग देखेंगे तथा इनके निर्माण में त्रुटियों के कारण, अर्थात एक राइबोजाइम से वैसा ही राइबोजाइम बनेगा तो सारे राइबोजाइम्स एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए राइबोजाइम से जब दूसरा राइबोजाइम बन रहा हो तो उसमें कुछ गलतियां हों, कुछ एरर हों, जिससे कि अलग तरह का राइबोजाइम बने। त्रुटियों के कारण विभिन्नताओं का उत्पन्न होना। ये कहानी आ गई। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखें, अगली कंडीशन की बात करें तो आइए देखते हैं
अगली जो बात आएगी वो क्या होगी, तो आप लिखेंगे, सिंपली हम बात करें दीर्घ कार्बनिक अणुओं का क्या करना, आसपास के वातावरण से आंशिक रूप से पृथक होना। आसपास के वातावरण से आंशिक रूप से पृथक होकर क्या, स्वयं का वातावरण बनाना। स्वयं का वातावरण बनाना, ये कुछ बेसिक नीड हैं, ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होती हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब यह जैविक उद्विकास कैसे संपन्न हुआ, ठीक है ना। तो नीचे आप लिखेंगे जैविक उद्विकास के चरण या स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिल सकूं, इसके लिए अब आपको मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, लेता हूं मैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।